हेलो। नेक्सस एकेडमी पाकी में बच्चा आप लोग का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त तंदुरुस्त और एकदम चुस्त होंगे, ठीक ना। अब यहाँ पे हम लोग क्लास 11th का बच्चा जो जैक बोर्ड के द्वारा जो जारी किया गया था, ठीक ना, इकोनॉमिक्स का जो पेपर है, वहाँ पे एक सेट जारी किया गया था। उस सेट का जो क्वेश्चन है वो बहुत ही क्या है, इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्या है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज हम उसको वन बाय वन करके यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक ना। और आप इस एग्ज़ाम देने से पहले बच्चा, शायद आपका 29 तारीख को पेपर होगा, 29 फरवरी को आपका पेपर है। तो एग्ज़ाम में जाने से पहले आप क्या करोगे, इस पेपर को ज़रूर देख करके ही जाओगे बच्चा, ठीक ना। और आपका जो कल है, वो कल बच्चा आपको हम बायो का बहुत ही डीपली एक्सप्लेन करके, कल जो वीडियो है बायो का वो हमारा अपलोड हो जाएगा, ठीक है। चलिए, किसी भी तरह से आपको कोई दिक्कत होगा तो बच्चा, तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर करोगे। और यहाँ पे हम जो 11th का जो, जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया, ठीक ना। तो फिजिक्स केमिस्ट्री का तो हम लोग यहाँ पे नहीं करा रहे हैं, सिर्फ बायो और इकोनॉमिक्स का ही हम लोग यहाँ पे करा रहे हैं। तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करोगे, उस तरह से हम यहाँ पे आपका वन बाय वन करके टोटल एमसीक्यू जो है वो कोई कोई भी सब्जेक्ट का हो हेल्प करेंगे हम आपको, ठीक है। चलिए, विदाउट एनी डिले हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है बच्चा, देखिएगा यहाँ पे कि जैक इस बार का जो क्वेश्चन है वो आपका इस तरह से झारखंड बोर्ड रिलीज किया है। और 1 घंटे का आपका पेपर है, टोटल 40 मार्क्स का होगा। और ये क्लास 11th का इकोनॉमिक्स का पेपर है बच्चा, देख लीजिए यहाँ पे 2023 और 24 लिखा हुआ है, ठीक ना। तो पहला क्वेश्चन बोला गया है कि सांख्यिकी कार्य जो एस्थेटिक्स होता है बच्चा, ठीक ना। शायद आप लोग जो क्लास 11 में पढ़े होंगे बायो इकोनॉमिक्स, उनको पता होगा कि सांख्यिकी का कार्य निम्न में से कौन सही नहीं है, मतलब कौन नहीं है, ठीक है। इसमें से क्या है, कौन नहीं पूछा है। तो आप जैसे ही क्लास 11 का जो फर्स्ट चैप्टर का जो बुक पलटिएगा, तो उसमें देखिएगा बोला है आंकड़ों का संकलन। तो ये बच्चा ना बिल्कुल क्या है, सही है। यहाँ पे कौन नहीं पूछा है ना। अब आंकड़ों का जो वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन और जो डाटा है, ये भी आपका सही है। कलेक्शन ऑफ डाटा मतलब ये सही है। और आंकड़ों का जो विश्लेषण है, ये भी क्या है, आपका सही है। तो आंकड़ों का जो पुनर्निर्माण जो हम लोग करते हैं ना, मतलब कि जो फोरकास्टिंग ऑफ डाटा जो करते हैं बच्चा, ये आपका सही नहीं होगा। तो फर्स्ट का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़े होंगे। और यहाँ पर भी हमारे साथ आंसर देते रहिए, कितना आपका सही होता है 40 में। अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये बोला है कि श्याम क्या है कि लकड़ी से फर्नीचर का निर्माण निर्माण बिक्री के उद्देश्य से करता है। तो यहाँ पे जो श्याम है, जैसे मान लीजिए कि कोई भी एक आदमी है, कोई भी एक क्या है, आदमी है। और वो जो कोई भी कार्य जो कर रहा है, वो भी जो कार्य कर रहा है, अपना पर्सनल शौक के लिए नहीं कर रहा है बच्चा। वो क्या है कि बेचने के लिए, मतलब कि बिक्री के हिसाब से वो क्या कर रहा है, काम कर रहा है। तो यहाँ पे जो श्याम है, यहाँ पे जो श्याम है बच्चा, ये श्याम जो है, यहाँ पे क्या कहलाएगा, जो श्याम है वो क्या कहलाएगा, एक उत्पादक कहलाएगा, कि एक विक्रेता कहलाएगा, एक उपभोक्ता कहलाएगा, या फिर एक वितरणकर्ता कहलाएगा। मतलब एक डिस्ट्रीब्यूटर होगा, या फिर सेलर होगा, या फिर प्रोड्यूसर होगा, या फिर कंज्यूमर होगा। तो याद रखोगे कि यह एक प्रोड्यूसर होगा। क्या होगा बच्चा, प्रोड्यूसर होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या क्या हो जाएगा बच्चा, इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए, अब अगला क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड में। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड बोला गया कि आंकड़ों का संग्रह करने वाला जो व्यक्ति होता है, आंकड़ों का जो संग्रह करने वाला जो व्यक्ति होता है, वो क्या कहलाता है। इसका आप अगर एनसीईआरटी अगर देखिएगा, तो उसका जो एमसीक्यू है ना बच्चा, उसमें पलट करके देखोगे तो जो सबसे एमसीक्यू जो बना हुआ है, उसका क्वेश्चन ये पूछा हुआ है। तो ये आपका हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। थर्ड का आंसर क्या होगा बच्चा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना। एकदम बिल्कुल बुक से कहीं भी बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा है, जो पूछेगा हम अभी बता देंगे आपको। या फिर मॉडल सेट जो जारी किया है, मॉडल सेट, तो मॉडल सेट नहीं, सॉरी, जेसीईआरटी के द्वारा ना एक बुक टाइप में शेयर किया गया, उसको आप जरूर एग्जाम में पढ़ करके जाओगे बच्चा, ठीक ना। अब बोला कि यहाँ पे चौथा क्वेश्चन है, बोला कि स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी। जो स्वतंत्र भारत में जो पहली जनगणना हुई थी वो कितना हुई थी, तो 1951 में हुई थी बच्चा। कितना में हुई थी, 1951 में, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है कि समय के अनुसार समूहित किए जाने वाले आंकड़ों का जो वर्गीकरण को क्या कहते हैं। समस्थानिक वर्गीकरण, कलानु कलानुक्रमिक वर्गीकरण, या फिर मात्रात्मक वर्गीकरण, या फिर गुणात्मक वर्गीकरण कहते हैं। तो याद रखोगे कि
अगर कभी भी समय के अनुसार जो हम लोग किए जाने वाले आंकड़े को जो वर्गीकृत जो करते हैं उसे हम बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चा? बी हो जाएगा। क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हम लोग इसको कहते हैं। चलिए 5 के बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। 6 नंबर बोला गया है, देखो ये एकदम एनसीईआरटी का एकदम लाइन सेम टू सेम ये लिखा हुआ है। बोला है किसी वर्ग का मध्य बिंदु का मान ज्ञात करना है। ठीक है, किसी वर्ग बिंदु का क्या करना है हमको? उसका मान ज्ञात करना है मध्य बिंदु का। तो ये देखोगे एनसीईआरटी अगर आप पढ़ के आए होगे, ठीक ना, तो आपका बिल्कुल यहाँ पे सही आपका हो जाएगा आंसर, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि उच्च सीमा जो उच्च वर्ग सीमा तथा निम्न वर्ग सीमा की क्या होती है? औसत होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये सब क्या हो जाएगा बच्चा? गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए 6 के बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। 7 में बोला गया कि पारस, देखो ये तो पहले मिटा लेते हैं। देखोगे यहाँ पे बोला गया परास, मतलब कि व्हाट इज द रेंज, जो है ना, रेंज क्या होता है ना कि यहाँ से यहाँ तक का जो रेंज होता है, सेम उसी तरह से यहाँ पे पूछा है कि परास से आपका क्या तात्पर्य है। क्वेश्चन नंबर 7, परास से आपका क्या तात्पर्य है? तो इसको याद रखोगे कि अधिकतम एवं न्यूनतम, अधिकतम एवं न्यूनतम प्रेक्षकों का अनुपात, अनुपात नहीं होता है बच्चा। यहाँ पे क्या होगा? अनुपात नहीं होगा। अधिकतम एवं न्यूनतम प्रेक्षकों का औसत, ये भी नहीं होगा। ठीक ना। अब यहाँ पे दो चीज याद याद रखोगे। अगर पहले न्यूनतम बोल दिया तो न्यूनतम वाला कभी नहीं होगा। अधिकतम से न्यूनतम के बीच में हम लोग क्या करते हैं? अंतर निकालते हैं। तो 7 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 7 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं हम लोग। 7 के बाद चलते हैं 8 में। अब 8 में क्या बोला गया उसको ध्यान दोगे। वृत्त आरेख है, तो जो वृत्त का जो आरेख है, मतलब जो पाई डायग्राम होता है, वो पूछ रहा है कि कैसा है। एक विमीय आरेख है, द्विविमीय आरेख है कि त्रिविमीय आरेख है, मतलब यूनि डायमेंशनल है कि बाई डायमेंशनल है या फिर ट्री डायमेंशनल है या फिर नॉन डायमेंशनल है बच्चा, इसको ये बताना है। तो आप ये देखोगे तीसरा या चौथा में ये आपका क्वेश्चन, आपका पूछा हुआ क्वेश्चन पहले पिछले प्रीवियस ईयर का भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो कभी भी अगर वित्तीय आरेख पूछेगा ये, तो आप इसको मार दीजिएगा यूनि डायमेंशनल। ठीक है, मतलब क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा 8 का। ठीक है, चलिए 8 के बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। और क्वेश्चन नंबर 9 को तो भी थोड़ा सा देखिएगा, पॉलिश करते चलते हैं हम यहाँ पे। चलिए इसको मिटा लेते हैं। बहुत इजी है, मतलब अब तक हमको कोई भी क्वेश्चन हार्ड ऐसा न लगा नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में हम बोलते हैं कि आयत चित्र। देखो आप ना 2021-22 वाला, 2021 और 22 का पेपर पलट के देखना, ये सेम टू सेम ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक ना। बोला है आयत चित्र के माध्यम से ज्ञात किया जाता है। तो आयत चित्र के जो माध्यम से वो क्या ज्ञात किया जाता है? ये आपको पता होगा, ये बहुलक ज्ञात किया जाता है। क्या है? बहुलक ज्ञात किया जाता है। ठीक है, पूरा प्रीवियस क्वेश्चन से भी यहाँ पे मैच कर रहा है बच्चा। क्वेश्चन 9 के बाद हम लोग चलते हैं किसमें? 10 में। तो 10 में क्वेश्चन बोला गया है कि वृत्त आरेख में वृत्त को 100 बराबर भागों में बांटा जाता है, तो प्रत्येक भाग का अंश कितना होगा? प्रत्येक भाग का अंश कितना होगा इसमें पूछ रहा है। तो शायद आप लोगों को पता होगा कि अगर कोई भी वृत्त है, ठीक ना, टोटल, तो ये लगभग में कितना डिग्री का? 360 पूरा ऐसा बनाएगा। तो आप यहाँ पे कितना? 100 बराबर भागों में, तो आप क्या करोगे? लिख लोगे 360 और बटा में कितना लिख लोगे? 100 लिख लोगे। एक जीरो से एक जीरो खत्म, एक पॉइंट के बाद दशमलव बैठा दोगे, कितना हो जाएगा? लगभग में 3.6 डिग्री के लगभग में इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा इसका। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। और क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि दिए गए आंकड़ा में बहुलक ज्ञात कीजिए। शायद बहुलक आपको याद होगा कि जो सबसे ज्यादा बार रिपीटेड होता है, इसमें जो सबसे ज्यादा बार रिपीटेड डाटा है वही क्या कहलाएगा? बहुलक कहलाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जब आप देखिएगा पलट करके, तो यहाँ पे क्या है देख लीजिए 12, और देखिए हम यहाँ पे लिख ही दे रहे हैं। देखिए 12 के गो है? एगो, और है कहीं बाहर है, यहाँ पे है 2, और कहीं है नहीं है। चलिए तो 12 2 हुआ। और 15 देख लेते हैं, 15 का एगो है? 15 यहाँ पे है और कहीं नहीं है। तो 17 देख लीजिए, 17 यहाँ है और कहीं नहीं है। 17 के बाद 19 देख लीजिए, 19 कहाँ है? यहाँ पे है और कहीं नहीं है। 23 देख लीजिए, 23 के बाद
कहीं नहीं है। मतलब कि आपको हमको लग रहा है कि देखो 26 यहाँ पर भी है, अगर हम 26 का बात करेंगे मतलब सिर्फ एक ही था 26 का, देखो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। ठीक है, तो 26 जो है ना वो 3 बार, मतलब सबसे ज्यादा बार क्या है आपका 26 ही आया है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चा इसका, सी हो जाएगा। ठीक है, जो सबसे ज्यादा बार जो आंकड़ा रिपीट करता है उसी वही क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है बच्चा। ठीक है, ये देख लीजिएगा सबसे ज्यादा बार जो रिपीट होने वाला वर्ड है वही होगा। बोला गया क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है कि चतुर्थ वह मान है जो दिए गए आंकड़ों को बांटती है। देखो ये क्वेश्चन ना आंकड़ों को बांटती है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2 बराबर भागों में, 3 बराबर भागों में, 4 बराबर भागों में, 5 बराबर भागों में। अगर आप नहीं भी पढ़े होगे ना तो इसका आंसर टिक लगाओगे आप सही सही। चतुर्थ मतलब कि क्या होता है कि 4 बराबर भागों में बांटा जाता है। तो 12 का आंसर नंबर क्या हो जाएगा बच्चा आपका, सी हो जाएगा। 12 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, चलिए 12 के बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। 13 में बोला गया है कि निम्नलिखित में से माध्यिका का एक विशेषता कौन सी है। माध्यिका की एक विशेषता निम्न में से कौन सी है। ठीक है, क्लास 10 में आप माध्य माध्यक बहुलक पढ़े होंगे, वही माध्यिका यहाँ पर भी है। ठीक ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको मीडियन बोलते हैं। यहाँ पे बोला कि यह आंकड़े को 2 भागों में विभाजित करती है। यह आंकड़े को कितना, 2 भागों में विभाजित करती है, ये बिल्कुल सही है। बोला कि यह आंकड़ों को 4 भागों में विभाजित, ये गलत हो जाएगा। यह आंकड़ों को चरम मानों पर विभाजित करती है। कोई भी ऐसा नहीं है कि इट डिपेंड्स अपॉन द एक्सट्रीम वैल्यू, कोई भी ऐसा वैल्यू को डिपेंड ये नहीं करता है इस पे। आंकड़ों में इनकी आवृत्तियां सर्वाधिक नहीं होगा। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा बच्चा, ए। ठीक है, क्योंकि 2 बराबर भागों में क्या करती है, इसको बांटने का काम करती है कौन, माध्यिका। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 के बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में, और बोला गया है कैलकुलेट द रेंज ऑफ फॉलोइंग गिवन डाटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का देखो, बहुलक और ये जो आंकड़ा जो है आपका, जो रेंज जिसको हम लोग बोलते हैं, पारस को हम लोग बोलते हैं रेंज, परास को हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन एक फिक्स रहता है, हर साल रिपीट करता है ये। ठीक ना, तो इसे बोला गया कि रेंज बताइए कि इसमें से क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 14 है बच्चा, इसको आप देख लोगे, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसमें से हो जाएगा 130। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चा, इसमें सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, जो रेंज एक दूसरे के बीच में होगा वो कितना होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में मैसेज करोगे, एक्सप्लेन कर देंगे इसका। वीडियो बहुत लंबा बनेगा, इसलिए हम नहीं चाहते हैं वीडियो लंबा बने। क्वेश्चन नंबर 15 देख लोगे। क्वेश्चन नंबर 15 बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वितरण का असमानता की माप है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर द इनइक्वालिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ये तो आपको शायद हलवा में ये क्वेश्चन उड़ा दोगे। ये आपको पता है कि लॉरेंज, मतलब लॉरेंज वक्र जो है ये क्या है, असमानता की माप को दर्शाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी हो जाएगा 15 का। 15 के बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। यहाँ ध्यान दो, मानक मतलब कि यहाँ पे स्टैंडर्ड डिवीजन, स्टैंडर्ड डिवीजन जो है क्वेश्चन नंबर 16 जो है, स्टैंडर्ड डिवीजन होता क्या है, याद रखोगे। स्टैंडर्ड डिवीजन जो फॉलोइंग डाटा हम लोग निकालते हैं वो है, यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, 4, 6 और कितना है, 6, 7, 8। ठीक है, और जो भी इसका डाटा उसे क्या किया जाएगा, भाग दे दीजिएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 16 के बाद हम लोग चलते हैं 17 में। अगर कभी भी इस तरह से अगर आपको ग्राफ पूछ दे बच्चा, इस तरह से अगर कभी ग्राफ अगर पूछ दे आपसे, बोल रहा है कि द फॉलोइंग डायग्राम शो द टाइप ऑफ करेक्शन बिटवीन द टू वेरिएबल। कभी भी टू वेरिएबल के बीच में अगर यहाँ पे अगर आपसे पूछ दिया, अगर एक्स ये क्या है, सॉरी एक्स एक्सिस ये क्या है, वाई एक्सिस, तो 17 यहाँ पे बोला गया है कि धनात्मक संबंध है, पूर्ण धनात्मक सहसंबंध है, ऋणात्मक संबंध है, या फिर कोई संबंध ही नहीं है। ठीक ना, तो याद रखोगे कि अगर इस तरह से कभी भी क्वेश्चन पूछा और यहाँ पे डॉटेड डॉटेड टाइम में दिया हुआ, तो याद रखोगे ये पूर्णतः धनात्मक मतलब परफेक्टली पोजीशन करेक्शन है। मतलब कि हम लोग यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको परफेक्टली एक दूसरे से क्या करते हैं, इसको दिखाते हैं इसको। ठीक है, परफेक्टली इसको एकदम परफेक्ट। यहाँ पे अगर 2 है तो यहाँ पे 0 होगा, सॉरी 1 होगा। यहाँ पे अगर 2 है तो यहाँ पे 4 होगा। इस तरह से हम लोग दर्शाते हैं परफेक्टली। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 17 के बाद चलते हैं 18 में। 18 क्वेश्चन बोला गया है कि पियर्सन संबंध, देखो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये पिछला साल, या इसे देखिएगा इसमें, ये जो बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे हर साल क्वेश्चन बनता है पियर्सन से। ठीक है, पियर्सन कोफिशिएंट का जो रिलेशन होता है वो कितना होता है, कितना होता है। याद रखोगे ये क्या होता है कि जो +1 तथा क्या है -1 के बीच होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चा, डी हो जाएगा इसका।
ये सबसे पॉपुलर क्वेश्चन था। फिर हम लोग 19 में आ जाते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? बोला गया है कि कीमत सूचकांक क्या मापता है। देखो, कीमत सूचकांक क्या मापता है? वर्तमान वर्ष की तुलना के आधार वर्ष की कीमतों को, ये तो गलत हो जाएगा। आधार वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष की कीमतों को औसत में परिवर्तन। औसत में परिवर्तन आप जहां देख लो उसको टिक लगा लोगे। और इधर में क्या है? औसत में परिवर्तन, लेकिन आधार वर्ष की तुलना से पूछा है और वर्तमान समय की यहां से पूछा है, तो ये क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा, सी और डी। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका बच्चा? बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, 19 का। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं। 20 में क्या बोला है? 20 में चलते हैं। बोला गया है कि पासे का मूल्य सूचकांक में भार के रूप में किस मान को लिया जाता है? ये क्वेश्चन जो है, देखोगे कभी भी अगर ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछ दिया तो ये ध्यान दोगे कि जो यहाँ पे पार्सेक वाला दिख रहा है, ये पार्सेक, ये आपको दिखाता है Q1 को। ठीक है, Q1 Q2 इस तरह से। ठीक है, तो ये किसको दर्शाता है? आपका Q1 को। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चा? 20 का? 20 का हो जाएगा आपका सी। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। और क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है कि भारत में लौह और इस्पात उद्योग का विकास प्रारंभ हुआ है। ठीक है ना? 18वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में, या 19वीं सदी के उत्तरार्ध में, या फिर 20वीं सदी के प्रारंभ में पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर जो 21 है, 21 का आंसर याद रखोगे कि होगा कि 20वीं सदी के प्रारंभ में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चे? इसका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। बोला गया भारत में जनांकीय संक्रमण का जो प्रथम सोपान की जो अवधि है वो किसको माना जाता है? तो ये याद रखोगे, ये माना जाता है 1921 वर्ष। किसको माना जाता है? 1921 वर्ष से पूर्व को माना जाता है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 में। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय नियोजन में प्रयुक्त शब्द पंचवर्षीय योजना के किस शब्द से ली गई है? ठीक है, ये तो आपको, ये हलवा वाला क्वेश्चन हो गया 23 नंबर वाला। आपको पता होगा कि ये आपका पूर्व सोवियत रूस से लिया गया था। किससे लिया गया था? सोवियत रूस से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है आपका 24, और 24 नंबर बोल रहा है कि टैरिफ इज इम्पोज्ड, मतलब कि जो प्रशुल्क है वो लगाया जाता है, वो किस में लगाया जाता है? ठीक है, तो याद रखोगे ये वस्तु के उत्पादन पर, अंतरराज्यीय व्यापार पर, निर्यातीय वस्तुओं पर, या फिर आयातित वस्तुओं पर। तो जो ट्रैफिक जो है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं टैरिफिक, ये टैरिफ जो ये आयातित वस्तु होता है, जो मतलब कि हमारा इंपोर्ट जो वस्तुएं होती है, जो गुड्स होती है, उसी पर ये लगाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चा? इसका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 में चलते हैं फटाफट हम लोग। बोला गया है कि भारत जैसे देश में लघु उद्योग को प्रोत्साहित करने के क्या कारण हो सकते हैं? कूटों का प्रयोग करते हुए सही क्रम को हमको क्या दिखाना है? चयनित करना है इसमें। तो इसमें आप कैसे छांट सकते हैं उसको हम बता रहे हैं आपको। बोला गया है, क्वेश्चन नंबर कितना था बच्चा? क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 में आप पहले ये देख लो, पहले पढ़ो इसको अच्छे तरीके से। बोला गया है कि निम्न पूंजी की आवश्यकता, अधिक रोजगार का सृजन करने में सक्षम। ठीक है, उसके बाद आप आगे चलो इधर। बोला गया है कि बड़े उद्योगों के साथ स्पर्धा में सक्षम। ठीक है, याद रखो ये बड़े उद्योग के साथ में तो स्पर्धा का सक्षम ये हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आपका कैपिटलिज्म ये स्टार्टअप क्या है, वो बहुत स्मॉल से हुआ है ना। तो याद रखोगे इसमें बोला गया है कि निम्न पूंजी की आवश्यकता, ये आपका बिल्कुल सही है। और अधिक रोजगारों का सृजन करने की क्षमता, कैपेबल टू जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा इसमें। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चा? सी। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है उसको सुनेंगे हम लोग, देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके बाद आंसर को देखेंगे, बोलेंगे। बोला गया कि विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार मतलब कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो एस्टेब्लिश हुआ था वो कब हुआ था? सबको पता है 1995 में। कितना हुआ था? 1995 में। ठीक है, चलिए 26 के बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। बोला गया है कि नई आर्थिक नीति 1991 की तीन उपवर्ग, तीन उपवर्ग
ठीक है, मतलब कि बोल रहा है कि द थ्री सब क्लासेस ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 आर उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण या फिर इनमें से सभी होगा। ठीक है, तो इसमें से क्या हो जाएगा बच्चा, ऑप्शन नंबर डी सभी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सभी। ठीक है, चलिए 27 के बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में बोला गया कि वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सुरक्षित उद्योगों की संख्या कितनी है, कितनी है। तो आपको पता होगा कि उद्योगों की संख्या कितनी है, ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए फटाफट हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है कि भारत सरकार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया था। ये आपको सबको पता है कि 2009 में लागू किया था। ठीक है, यहाँ पे जो इंडिया एम्प्लॉयमेंट राइट टू एजुकेशन मतलब कि आरटीआई जो है ना वो कब लागू, 2019 में, राइट। ठीक है, 29 के बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में बोला गया कि विश्व ज्ञान अर्थव्यवस्था का जो श्रेष्ठ प्रयोग में लाने वाला जो प्रथम देश को माना जाता है वह कौन सा देश था। ठीक है, आयरलैंड, नॉर्वे, न्यूजीलैंड या फिर जापान। तो इसका जो आंसर है वो है आपका आयरलैंड। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। चलिए इसके बाद हम लोग चलते हैं 30 के बाद 31 में। 31 बोल रहा है कि मानव कुंजी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथन और कारक पर विचार कीजिए। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा सोचने वाला है, देखिए कितना इजी वे में हम बता सकते हैं आपको। पहले पढ़िए इसको। बोला गया कि मानव पूंजी अदृश्य होती है, ह्यूमन कैपिटल इज इनविजिबल। और इसका कारक में है यह धारक के मस्तिष्क में रची बसी होती है। यह धारक के इट इज ए इंक्लूडेड इन द माइंड ऑफ बैरियर। ठीक है, अब थोड़ा सा इधर आप ध्यान दोगे, ठीक ना, कैसे इसको हम समझेंगे। पहला ऑप्शन बोल रहा है कि ए सही है, दूसरा बोल रहा है कि केवल आर सही है, मतलब कि ये वाला जो पहला ए है या फिर ये सही है। आप याद रखोगे, ऐसा आपको नहीं लगता है कि यहाँ पे बोला है कि मानव पूंजी अदृश्य मतलब कि ह्यूमन कैपिटल इज क्या है, इनविजिबल। कभी भी आप पैसा को अपना का शो ऑफ करना चाहते हो क्या, कभी भी नहीं, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या है कि ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है, जो आर है वो ए का क्या है, बिल्कुल सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए 31 के बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में। क्वेश्चन नंबर 32 बोल रहा है बच्चा, अच्छा डी तो होगा ही नहीं ना, इधर ऑपरेशन फ्लड। देखो ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये 2022-23 में देखोगे ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है बच्चा। ठीक है, बोला कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है। तो देखो मछली से, अनाज से और फल से ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, ए, दूध से। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड ये इकोनॉमिक्स बुक में साफ साफ लिखा हुआ है, सिर्फ आप पढ़े होंगे तो तुरंत टिक लगा सकते हैं। पर्यावरण मित्र प्रौद्योगिकीकरण का संबंध निम्न में से किससे है। ठीक है, तो कृषि के जैविक खाद्य प्रयोगों से, कृषि का रासायनिक खाद प्रयोगों से, या फिर कृषि का रासायनिक कीटनाशक प्रयोग से, या फिर कृषि के बिना खाद और कीटनाशक प्रयोग से। तो 33 का जो आपका जो ऑप्शन ऑप्शन होगा ये यूज द बायो कंपोस्ट इन फार्मिंग। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ए हो जाएगा बच्चा। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं 33 के बाद फटाफट अगला क्वेश्चन करते हैं। 34 बोला गया कि भारत में अधिकांश श्रमिक के रोजगार का स्रोत निम्न में से क्या है, मतलब कौन सा क्षेत्र में, ये कौन सा क्षेत्र में आता है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या फिर चौथक। तो आपको पता होगा कि इसमें किस में आ जाएगा, प्राथमिक में आ जाएगा। ठीक है, चलिए 35 में आप लोग पढ़ लीजिए, निम्नलिखित सॉरी निर्माण मजदूर श्रम में से क्या कहलाते हैं। जो कंस्ट्रक्शनल वर्कर होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं नियमित मतलब नियत मजदूर वाले श्रमिक, या फिर दिहाड़ी मजदूर वाले, संगठित या फिर स्वनियोजित कहलाते हैं। ठीक है, तो याद रखो कि जो डेली बेसिस पे जो इस तरह से काम करता है ना कंस्ट्रक्शनल वर्कर, इसको बोलते हैं दिहाड़ी मजदूर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आपका 36 में। 36 क्वेश्चन बोल रहा है बच्चा कि नवीकरणीय संसाधन का एक उदाहरण, नवीकरणीय, ठीक है, जो फिर से दोबारा क्या हो, रेन्युअल हो सके, मतलब फिर से एक बार खत्म होकर के फिर से दोबारा हम क्या कर सकते हैं उसको रेन्युअल कर। जैसे वो क्या है यहाँ पे बोला गया है कि वनों के में पेड़, समुद्र में मछलियां, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो नवीकरणीय पूछा है, तो याद रखो कि वनों का मतलब फिर से पेड़ दोबारा लगा सकते हो, मछलियों तो फिर से दोबारा ये कर सकते हो, मतलब कि क्या होगा, ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, से, मतलब रेन्युअल कर सकते हो ना इसमें। 37 के बाद चलते हैं कि 38 में बोला है चिपको आंदोलन। ये शायद कौन सा ऐसा आदमी है जिसको ये
नहीं पता होगा। चिपको आंदोलन का जो मेन उद्देश्य था वो क्या था? सबको पता होगा कि हिमालय पर्वत में जो वनों का जो संरक्षण करना था, यही आपका क्या था, मेन उद्देश्य था। तो 37 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चा? ए। 38 में चलते हैं कि यहाँ पे बोला गया है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग में होता क्या है? पृथ्वी के वातावरण में औसत तापमान में वृद्धि, समुद्र के वातावरण में औसत तापमान में वृद्धि, हिमानी का पिघलना मतलब कि जो मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर, या फिर ग्रीन हाउस के गैसों में वृद्धि। ये क्यों था? तो याद रखोगे कि जो ग्रीन हाउस का जो गैसों में जो वृद्धि होती है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, चलिए 39 में आप पढ़िएगा। 39 में देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि चीन के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रारंभ किए गए कम्यून का संबंध किससे है? सामूहिक खेती से, वनों के सामूहिक संरक्षण से, सामूहिक व्यापार से, या फिर सामूहिक उद्यम से। ठीक ना, मतलब कि जो इंटरप्रेन्योरशिप होता है ना, उससे होता है। ठीक है, तो आपका 39 नंबर का आप याद रखोगे कि कभी भी अगर आपका ये क्वेश्चन पूछ दिया कि कम्यून का संबंधी होता है कि सामूहिक, कलेक्टिव फार्मिंग मतलब सामूहिक खेती करना ही क्या कहता है? कम्यून कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चा? ए। ठीक है, चलिए 40 नंबर क्वेश्चन है। 40 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि मानव विकास संकेतों के आधार पर निम्न में से कौन सा देश प्रथम स्थान पर था है? ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया कि भारत, नेपाल, चीन और पाकिस्तान। ठीक ना, तो याद रखोगे कि यहाँ पे जो चाइना है या फिर चीन जो है, वो क्या है? प्रथम प्रथम स्थान पर है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा कि 40 आउट ऑफ में आपका कितना सही हुआ बच्चा। ठीक है, अच्छे तरीके से आप पढ़ते रहिए, और जिस सब्जेक्ट में आपको डाउट लगता है, ये मतलब कौन सा टॉपिक में, आप हमको कमेंट बॉक्स में मैसेज करोगे, हम उसको अच्छे तरीके से क्या करेंगे बच्चा? एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, आज यहीं तक। कल आपका बायो का बहुत ही अच्छे तरीके से हम यहाँ पे क्वेश्चन को अपलोड करने वाले हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मस्त रहिए, आबाद रहिए, ठीक है, खुश रहिए। चलिए ठीक है।